बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सबीक आज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। पहले आपके सामने जल्दी से अहम खबरें रख दूं, फिर उसकी तफसील से बात करते हैं। तहरीक इंसाफ का आज बड़ा पावरफुल शो पूरे पाकिस्तान में, खैबर से चित्राल तक, और इंशाल्लाह मुश्किल वक्त जो है वो आप पर गुजरने वाला है। हालात बदलेंगे। मायूसी के इस चुंगल से, इस कुफ्र से कैसे जान छुड़ानी है, मैं तफसील आपके सामने रखता हूँ। एहतजाज की अगर इस वीडियो में कवर ना हो सका तो अगले में इंशाल्लाह लाजमी तफसील से होगा। और आज रात एक बहुत बड़ा इंटरव्यू, जिसके बाद उम्मीद है ये जो सोशल मीडिया पे जो फ़ज़ा बनी हुई है, इसे ख़त्म करने में बड़ी मदद मिलेगी। वो आपने ज़रूर चेक करना है। मुफाहमत ग्रुप को माइनस इमरान खान की ऑफ़र किसने की? तहरीक इंसाफ का सख्त रद्द-ए-अमल उस पर आया, और जो जलसे जुलूस शुरू हुए लेकिन क्रैकडाउन भी शुरू हुआ है। जनरल रानी की पंजाब में पुलिस की सख्त हदायत, और पेशावर के जलसे में मुराद सईद की एंट्री की बात हो रही है। और वहाँ पर एक धमाका भी हुआ जहाँ जिसमें 70-80 की दिहाई में जिस तरह वारदात होती थी, उसी तरह की बेगैरती अभी भी चल रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने 2 बड़े मुतालबे किए। एक, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस्तीफ़ा दें, इलेक्शन दोबारा करवाने तैयार हो जाएंगे। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन की तफसील भी आज जमा। इलेक्शन कमीशन में इंतखाबी निशान बल्ला वापस, पार्टी दोबारा पैरों पर खड़ा होने जा रही है। और हुकूमत क्यों जानबूझकर इन लुटेरे डाकुओं को बनाई गई? अफवाज पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर और मौजूदा हुकूमत के 4 बड़े कारनामे, उनकी तफसील क्यों इन्हें दी गई? एचईएसएन कॉलेज में मरियम नवाज का दाखिला क्यों बंद हुआ? और रात के पाकिस्तान अफगानिस्तान की सरहद पर झड़पें ही शुरू हो गई हैं वहाँ। और 9 मई के खिलाफ जो खान के खिलाफ बयानिया, दफ़ा 164 का जो बयान सदाकत अवासी का 9 मई की साजिश ने फ्लॉप कर दी। और असल किरदार जो नून लीग के तहरीक इंसाफ की छीनी हुई मखसूस नशिस्तें, उन्हें पार्लियामेंट के मेंबरान बनाकर कैसे तोहफा दिया जा रहा है। गैलप का एक बहुत बड़ा सर्वे, कौन लोग पीटीआई में और पीपल्स पार्टी में, नून लीग में किस तरह के लोग शामिल हैं। अनवर मकसूद साहब के साथ क्या हुआ आखिर में, सोशल मीडिया पर जो खबरें हैं उस पर भी एंड में बात करूँगा। लेकिन सबसे पहले तहरीक इंसाफ, आपको पता है उनके रहनुमाओं के घरों पर छापे मारे गए, रात गए, उठाया गया विहाड़ी से लेकर। और ये जो कॉल थी इस पर सियालकोट में सईद अहमद भली के घर, वाला में चौधरी नईम के घर, पंजाब में और मज़ीद तमाम कारकुनों को अगवा करने का एक सिलसिला जारी रहा। मरियम नवाज़ की भरपूर हदायत थी। उसके बावजूद तहरीक इंसाफ पूरे पाकिस्तान में निकल रही है। इलेक्शन के बाद इस वक्त लोगों के मिले जुले तासुरात हैं। लेकिन हकीकी मानों में मैं इन इलेक्शन को पाकिस्तान की आवाम की बाखुदा जीत समझता हूँ। अवाम ने, पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ लोगों ने बहुत मेहनत की, जान मारी, एक नई तारीख रकम की। नून लीग, पीपल्स पार्टी, इनके सहूलतकार, इनके जो असल आका हैं, उन्होंने भी एक तारीख रकम की, वो जो मैं आगे चल के बताता हूँ। लेकिन पीटीआई के लोगों ने जो मेहनत की, पाकिस्तान की आवाम ने जो मेहनत करके सिमत में लेके गए, और आज भी जिस तरह चट्टान की तरह खड़े हैं। तो देखें, ये वो नज़रिया है इमरान खान का जो 27 साल आपको सिखाता रहा कि हार नहीं माननी। इसमें कोई शक नहीं आपका मैंडेट छीना गया, बल्कि छीन के इसे अंधों में रेवड़ियों की तरह बांटा गया। लेकिन आज भी लोग डट के खड़े हैं। अगर आज भी हिम्मत ना छोड़ें, एक दूसरे का सहारा बने, और ये जो वक्ती आपने जो बनी हुई है एक मसाइल बने, इनको ख़त्म करें। क्योंकि आपका रहनुमा जो ना रुकता है, ना झुकता है, ना टूटता है। अगर ये अल्ताफ़ हुसैन होता तो मैं आपसे कहता आप सरेंडर कर दें, कि वो बरतानिया जा चुका है। अगर ये नवाज शरीफ होता तो मैं डील करके जद्दे चला जाता, तो मैं भी आपसे कहता कि आप खामोश हो जाए। अगर ये आसिफ जरदारी होता, ईंट से ईंट बजा के दुबई भाग जाता, तो मैं भी आपसे इस वक्त कह रहा था कि आप लोग हथियार डालें, खामोश हो जाएं, इंतज़ार करें, जब वो वापस आएगा फिर अपनी सियासी सरगर्मियाँ शुरू करें। लेकिन इमरान खान डट के खड़ा है, वो तकलीफ़ें परेशानियाँ बर्दाश्त कर रहा है। और आप लोग जानते थे कि जंग लंबी है, आप लोग ये भी जानते थे कि इलेक्शन आप नहीं जीतेंगे, ये आपको सब कुछ पता था। कोई नई चीज़ मैं नहीं बता रहा। पाकिस्तान इस वक्त हकीकी मानों में वही 1947 की तहरीक बनी हुई है, बिल्कुल उसी तरह। मुर्दा हजूम या तो आप बन जाए, या अपनी नस्लों को जिंदा रहने के लिए सर उठाकर जीने की राह दिखाते रहें। ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी या तो आपस में लड़ते रहें, अपनी अपनी दुनिया में सरगर्म हो जाएं, भूल जाएं, या फिर अपनी सफ़ों में इत्तेहाद रखें, किसी प्रोपेगेंडे का शिकार ना हो, और अपना फोकस जो है वो इस तहरीक पर रखें। अब पाकिस्तान में जिस तरह तारीख़ में आपको देखें जो मजालिम हुए, आप जो हमें गुमनाम सफ़ात में हम तारीख़ पढ़ते थे या पढ़ने की ज़हमत ही नहीं करते थे, क्योंकि वो मजालिम हमने देखे नहीं थे। आज तो हमने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। आज जब मोरख लिखने बैठेगा, वो इस तारीख को दुरुस्त करेगा, तो वो लिखेगा कि महमूद अचकज़ई एक बलोच था, उसे पंजाबियों ने वोट दिए 100 वोट, और बलोचों ने वोट नहीं दिया। इसी तरह तहरीक इंसाफ से गलतियां ज़रूर हुई। देखें, 75 साल बाद पाकिस्तान की कौम का 8 फरवरी को इनका गिरबान हाथ में आ गया था। अब ये गिरबान छोड़ने से पहले अगर नताइज अपने हक में कराते, इस मुजरिम ख़ानदानों को मुसल्लत ना होने देते, अपनी तमाम लीडरशिप को बाहर करवाते, तो ये सब कुछ ठीक होता। लेकिन बहरहाल ये पहली दफ़ा की तारीख थी, पहली दफ़ा कौम खड़ी हुई, और सबसे बढ़कर इमरान खान के बगैर लड़ी है, बगैर कप्तान के ये टीम लड़ी। तो इन गलतियों को नज़रअंदाज किया जा सकता है। लेकिन मैं आपको दावे से कहता हूँ, आप ये वीडियो संभाल के रखें, कहीं लिख के रख लें। और ये अल्लाह का असूल है कि
کہ جب چوری کا مال بنٹتا ہے تو تقسیم میں لڑتے ہیں. بلاول زرداری وزیر اعظم نہیں بنا, یہ کبھی بھی طاقتور لوگوں کے حلقوں میں برداشت نہیں ہو رہا. میں آپ کو بڑی پکی خبر دے رہا ہوں, آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ ہوگا. شہباز شریف کو قربانی کا بکرا بنا کے بلاول زرداری کو دوبارہ وزیر اعظم بنانے کی کوشش ہوگی. اور یہ میں نے آپ کو ماضی میں بھی بتایا تھا, مائنس نواز شریف ہوگا. آپ جا کے دیکھ لیں میرے سارے ویلاگ, اور اللہ نے درست کیا. اب یہ لوگ بلاول کو بھی وزارت عظمیٰ تک لانے کے لیے شہباز شریف کی قربانی دیں گے جس طرح نواز شریف کی دی. اور یہ نواز شریف تو لندن جاتا ہوا نظر ہے, وہ سخت اس وقت ڈسپوائنٹڈ ہے, نا امید ہے. بلاول کو وزیر اعظم بنا کے سیاسی بھونچال جو آئے گا وہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہوگا. آپ اگلے الیکشن کی تیاری کر رہے ہوں گے, یہ خود تھالی میں آپ کو حکومت پیش کریں گے. فی الحال تو دیکھیں جو ہو رہا ہے, مفاہمت والا جو گروپ ہے انہیں تحریک انصاف نے, انہوں نے کوشش کی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کر کے اپنا معاملہ کسی طرح حل کریں. انہیں جواب مل گیا کہ ٹھیک ہے ریلیف ملتا ہے, آپ کو تسلیم بھی کرتے ہیں, آپ کو شامل بھی کرتے ہیں, ہاتھ بھی ہلکا رکھتے ہیں, لیکن آپ تحریک انصاف میں عمران خان کو مائنس کر دیں. یعنی معاملات جہاں تھے 9 مئی سے پہلے, بلکہ جنرل باجوہ نے جس طرح عمران خان کو اس وقت کہا تھا کہ آپ سائڈ پہ ہو جائیں, اسد عمر کو وزیر اعظم بننے دیں, شاہ محمود قریشی کو ہم بنا دیتے ہیں, تیار ہیں ہم اس کے لیے بھی, لیکن آپ کے لیے نہیں. خان نے کہا ٹھیک ہے میں مائنس ہونے کو تیار ہوں, آپ مجھے اپنا معاشی منصوبہ بتا دیں, میرے ہٹنے سے جو فرق پڑتا ہے وہ مجھے دکھا دیں, مجھے کنونس کریں, میں تیار ہوں. لیکن چونکہ نہ کوئی منصوبہ تھا, نہ کوئی ایسا پلان تھا, نہ یہ کچھ کر سکتے تھے سوائے بغض عمران کے. اور اس کی وجوہات میں آپ کو بتا چکا ہوں بارہا, یہ انا اور ضد کا مسئلہ ہے, احساس کمتری کا مسئلہ ہے. لیکن یہ جانتے نہیں جس طرح سر انسان کے جسم پر ضروری ہے, بغیر دھڑ کی کوئی اوقات نہیں, بغیر سر کے دھڑ کی کوئی اوقات نہیں ہوتی. عمران خان کو مائنس کرنا بغیر دھڑ کے جسم کی مانند ہے. خان نے وہ جماعت بنائی جو ایاک نعبد و ایاک نستعین سے شروع ہوتی ہے, پاکستان سے کے ترانے سے ان کی تقریب شروع ہوتی ہے, فلسفہ قائد اعظم اور علامہ اقبال ان کے منشور کا حصہ ہے, صوبوں کو جوڑنے کی محبت کی تلقین ہے. آپ دیکھ لیں جس طرح بلوچ آج پنجابیوں کے ساتھ جڑ گئے, پنجابی پختونوں کے ساتھ, اور پختون آج اپنے جلسوں میں پنجابی گانے چلا رہے ہیں. یہ قوم ایک فلسفے, ایک نظریے پر اکٹھی ہوئی جس کی وجہ سے 85% عوام اور 64% پڑھا لکھا نوجوان طبقہ. اور انہیں مسئلہ خان سے نہیں ہے, یاد رکھیں, انہیں مسئلہ پاکستان سے ہے. باخدا جو 2 نمبری انہوں نے ریاست کے اندر ریاست بنا کر دلیے سے سیمٹ تک قبضہ کیا ہوا ہے, اس کو اگر آپ دیکھیں خان کو صرف ہٹانا مقصود نہیں تھا, اس ملک سے ان کا مسئلہ ہے. خان کو ہٹا کے یہ لے آتے کسی پڑھے لکھے شخص کو. دیکھیں عمران خان کو تو انہوں نے نائل قرار دے دیا, وہ تو سیاست میں نہیں تھا. اب یہ چاہتے تو کوئی ٹیکنوکریٹ بٹھا دیتے, کوئی ایسا سیٹ اپ لے آتے جن پر کرپشن کو کوئی داغ نہیں, جن کا کردار ٹھیک ہے, جن کے پاس کوئی ایسی پاکستان کے خلاف وارداتیں نہیں. یہ ڈھونڈ کر آصف زرداری اور شہباز شریف پنجاب میں مریم نواز کو لائے, کیونکہ انہیں ریاست کے اندر ریاست کو بچانے, اس دلیے سے سیمنٹ کے کاروبار کو بچانا ہے, 76 سال کے اقتدار کو بچانا ہے. اور یہ اسی لیے ان لوگوں کے فیسیلیٹیٹر کا کام. ورنہ پاکستان میں کیا پڑھے لوگوں کی کمی ہے جن کے دامن صاف نہیں, جنہیں سیاستدان بنا کے حکومت میں نہیں لا سکتے تھے, فارم 47 کی پیداوار ہی لانی تھی. مسئلہ اس وقت یہ, آپ دیکھیں پاکستان کی عظیم فوج کا سپریم کمانڈر کون ہے؟ آصف زرداری. قاتل, بھتہ خور, اغوا برائے تاوان, قبضہ گروپ, زمینوں پر ناجائز قبضے, چوری, ٹھگی, کرپشن, دماغی نفسیاتی مرائض اور 10% سے 100%, تمام الزامات دنیا بھر کی اخبارات میں ثبوتوں سمیت انٹرنیشنل میڈیا دکھا چکا ہے. وہ آج 7 لاکھ کی ایٹمی فوج کا سپریم کمانڈر تھا. اس کے اوپر میمو گیٹ اپنی فوج کی مخالفت کی, یہ امریکہ سے کہتا تھا آگے مجھے میری فوج سے بچاؤ. ایبٹ آباد آپریشن کا مرکزی کردار تھا. وزیر اعظم کون؟ ڈان لیکس کرنے والا, پاکستان کی فوج کو دہشت گرد قرار دینے والا کہ یہاں سے حملے ہوئے. پنجاب کی تھیف منسٹر پاناما لیکس کی اور ایون فیلڈ سے سارے اسکینڈل سے بھرے ہوئے, اور ساری کی ساری کابینہ یا تو نیب سے معافی شدہ یا امریکی ہدایات پر لائے ہوئے وہ لوگ جو رجیم چینج آپریشن سمیت لندن معاہدے کو مکمل کرتے رہے. بائیڈن حکومت کی ہدایات پر حکومتیں بناتے رہے. محسن نقوی جیسے لوگ, وزارت داخلہ, سینیٹر, پھر چیئرمین پی سی بی, عہدے اس طرح بانٹے گئے. ان کی آپ پوری کابینہ کے نام اٹھا کے دیکھیں, آپ کو صرف یہ لگتا ہے یہ صرف اور صرف ایک کام کر سکتے ہیں, وہ کرپشن. لندن پلان کے 4 سٹیک ہولڈر, چاروں کو حصہ مل گیا. نگران وفاقی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی, وزیر اعلیٰ بلوچستان. وفاقی کابینہ میں شامل لوگ دیکھیں, وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی, مشیر خارجہ. نگران وفاقی وزیر جو شمشاد اختر, وہ وفاقی وزیر خارجہ ہوگی. فواد حسن فواد, احد چیمہ, ایک پورا تسلسل وہی سیٹ اپ. اور جو لوگ نون میں شامل کیے کہ وہ سارے کرپشن کی دنیا کے بادشاہ. انہوں نے واضح طور پر تقسیم کیا. وزارت داخلہ, خارجہ, انفارمیشن ٹیکنالوجی, یہ تمام کی تمام وزیر اعظم کے ماتحت تو ہوں گی نہیں. وزیر اعظم تو خود SIFC کو رپورٹ کیا کرے گا. وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم صرف اور صرف ٹک ٹاک پر شبانہ روز محنت کر کے ویڈیوز بنا کے اپنی خدمت کریں گے. اب جو مخصوص نشستیں انہوں نے تحریک انصاف سے چھینی, وہ 9 مئی کے کرداروں میں, مرکزی کرداروں میں بانٹ دی. جس طرح افغانستان میں آپ کو پتہ ہے جب انخلا ہوا تو وہاں ان لوگوں کو امریکہ نے بچایا جو اپنی قوم سے غداری کرتے رہے, ترجمانی کے فرائض دیتے رہے, ایجنسیوں کے لوگ تھے, انہیں لینے کے لیے بڑے بڑے جہاز بھیجے. آپ نے وہ مناظر دیکھے ہوں گے. پاکستان میں اسی طرح جب غیر قانونی افغان تارکین کو نکالنے کی کوشش تھی, ان لوگوں کو بچانے کے لیے پورا امریکی وفد بھی پہنچ گیا.
उसी सिलसिले की कड़ी ईस्ट इंडिया कंपनी अपने प्लांटेड एजेंट को, जिन्हें 9 मई के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में लोगों को उकसाने, वरगलाने, इस वारदात करने में अहम किरदार, उन्हें नवाजने का सिलसिला, और वो भी तहरीक इंसाफ की छीनी हुई मखसूस नशिस्तों पर उनका मैंडेट इन्हें गिद्धों की तरह, कौमी असम्बली की जो मखसूस नशिस्तें हैं जिसका हक तहरीक इंसाफ की इन खवातीन के जो अब बेगुनाह जेलों में कैद है, वो छीन कर इन सियासी गिद्धों को दिया जा रहा है, जो इंतज़ार कर रहे हैं कब मुर्दार हो और उसकी लाश को मैं नोचने बैठ जाऊँ। अब ये खातून मरियम ना सहाफ़ी, ना अहलियत, ना काबिलियत, ना तजर्बा, 9 मई में उसने काम क्या किया, तहरीक इंसाफ पे इल्ज़ाम लगाने में इनकी मदद की, आज उसे कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्त दे दी। अब इस खातून की आप प्रोफाइल देखें, मैं देख रहा था कि वो अब नाम आया इसका कौमी असम्बली के लिए। मरियम का हम नाम होने के अलावा सवाए गंदी गालियाँ देने के कोई सियासी विजन, तालीम से दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं, और तस्वीर और फुटेज सारी की सारी 9 मई के वाक़े में तहरीक इंसाफ के कपड़े पहने हुए वहाँ वारदात कर रही। जहाँ 9 मई की स्कैनिंग में इमरान रियाज जैसे बंदे को उन्होंने उठा लिया, जो सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ लोग अदा कर रहे थे उन्हें उठा लिया। वो अक़लियती बरादरी पाकिस्तान में, क्रिश्चियन कम्यूनिटी, वो पादरी का एक बेटा दाऊद बाबर, माँ बाप का इकलौता बेटा, उसका वालिद पादरी, उस बेगुनाह नौजवान को 5 महीने से कैद, कसूर किया वो खान का दीवाना तहरीक इंसाफ का साथी, उस दिन वहाँ उधर मौजूद था। पत्थर पे उन्होंने लकीर लगा दी कि गंदी गालियाँ दें, गंदी ज़बान इस्तेमाल करें, अनपढ़ हों, गंवार हों, जाहिल हों, आपको तहरीक इंसाफ का छीने हुए ओहदे भी मिलेंगे। करप्ट ग्रुप, अगवा बराए तावान, कत्ल गारत, वो शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, ये सारी मसाले हैं आपके सामने, और मैं आपको उसकी दलील देता हूँ कि अनपढ़ बंदा क्यों उनके काम। कब गैलप पाकिस्तान का आज का सर्वे देख लें, एग्जिट पोल सर्वे उन्होंने कराया, 8 फरवरी के जो आम इंतखाबात हुए इसमें PTI को सबसे ज़्यादा वोट तालीम याफ्ता नौजवान का, 18 से 24 साल, हाई स्कूल से लेकर आला तालीम याफ्ता सारे लोगों ने तहरीक इंसाफ को वोट दिया। और नून लीग पीपल्स पार्टी में मिडल से नीचे, 8वीं जमात से नीचे अनपढ़ लोगों के वोट की तादाद सारी उधर, जो थोड़े बहुत वोट नज़र आए, असली वोट। मरियम नवाज अब चूँकि HE से नहीं गई क्योंकि वहाँ पे पढ़े लिखे नौजवान थे, वालदैन ने भरपूर ईमेलें भेजी कि ये यहाँ आई तो फिर हमने यहाँ बच्चे भेजेंगे। अब छोटे छोटे स्कूलों में वहाँ तो असातिज़ा इनकी इज़्ज़त अफजाई कर रहे हैं, वही काफ़ी है। अब जनरल रानी को, उनके चचा को, और ठगी के जो बादशाह हैं इस वक्त, उन्हें ताकत के ज़ोर पर मुसल्लत तो कर दिया है इन्होंने, लेकिन दिलों में जो अवाम की नफरत है उसका क्या करेंगे। जो मैंडेट पे डाका मार तो लिया, लेकिन मुल्क कैसे चलाएंगे, महंगाई का तूफान कैसे रोके। अभी तो आपको पता है प्याज 300, टमाटर 200, मिर्चें 700, लहसुन 1000 रुपये पहुंचा हुआ है, मुर्गी 700 है, गोश्त 1400 रुपये पहुंचा। ये तो कीमतें मैं आपको सर बता रहा हूँ जो अवाम बर्दाश्त कर रही है। अभी तो लोगों ने बाहर निकल के अपना हक अदा करना है, और उनसे जो पेट पे लाता है उसका लोगों ने बदला लेना है। गंदा आटा दे रहे हैं लोगों को। 9 मई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन वैसे ही तबाह हो गया। सदाकत अब्बासी का दफ़ा 164 का बयान उन्होंने बनाया था, उस बयानिए को, उसके बयान हल्फी में जो रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जज को वाज़े तौर पर उसने कहा कि मेरा कोई ऐसा दफ़ा 164 का बयान मौजूद नहीं है, मैंने इमरान खान के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। अब ये बाकायदा तौर पर जज की स्टेटमेंट में, उसके फैसले में लिखा हुआ है। केस के दौरान सदाकत अब्बासी ने कहा कि मैंने तो ऐसा कोई बयान नहीं दिया। तो इस लिहाज से 9 मई का बयानिया जो खान के खिलाफ इन्होंने, वो तो वाकई बढ़ गया। अब इस वक्त तहरीक इंसाफ के जो कैद लोग हैं कोट लखपत में 80 के करीब लोग मौजूद हैं। कैंप जेल में इस वक्त तकरीबन 28 लोग मौजूद हैं जो 10 महीने से कैद है। ख़वातीन है उसमें, जैसे आलिया हमजा है, सनम जावेद है, आयशा भुट्टा है, आलिया शहजाद है। इन मुकदमात पर दलाइल हो रहे, फैसला महफूज है। डॉक्टर यास्मीन राशिद है, एजाज चौधरी हैं, महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा, इनके जो ट्रायल शुरू होने इंतज़ार कर रहे हैं। मिलिट्री कोर्ट में भी लोग ऐसे मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार है वहाँ पर। तकरीबन 3500 के करीब कारकुनान जो अब तक रिहा हो चुके हैं, और इसका क्रेडिट सारा इंसाफ लॉयर फोरम्स के वकला, उनकी जो काविश है उसे खराज अकीदत सलाम पेश करना चाहिए, और पाकिस्तान की कौम को इन जनरल सलाम पेश करना चाहिए कि जो इस जुल्म और फस्तायत में खड़े हैं। देखें ये इंशाअल्लाह वक्त गुजरेगा, बाखुदा गुजरेगा, आपको ये याद भी नहीं रहेगा, और आप लोग दोबारा इंशाअल्लाह इसी वक्त के दौरान, ये जो आपको थोड़े से महीने नज़र आ रहे हैं, मुश्किल वक्त है, ये आपने मुश्किल वक्त गुजारना है, उसमें बस मायूसी को खुदा के लिए अपने नज़दीक ना लाने दें। और ये जो 1 महीना अगर सब्र कर जाएं, ये जो इस वक्त प्रोपेगेंडे चल रहे हैं, 1 महीना बर्दाश्त करके जान हमारे खान की रिहाई के लिए उस एहतजाज करें, इस तहरीक के लिए। उसके बाद इंशाअल्लाह जब आपको वक्त मिले आप लड़ते रहें ओहदों के लिए, फ़लाँ को मिला, क्यों मिला, क्या मिला, वो आप अपना मामलात सेटल करते रहें, लेकिन फ़िलहाल फोकस अगर अपना इस तहरीक पे रखें। एहतजाज के मामले पर आज पेशावर के जलसे में मुराद सईद की एंट्री की मुकम्मल इतलात है, लेकिन अब पता नहीं, अब आखिरी वक्त पे पता चलेगा क्या वो फैसला करेंगे। उस पर इंशाल्लाह मैं अगले वीलॉग में मुकम्मल कवर करूँगा। एहतजाज का सिलसिला कहाँ कहाँ से हुआ, कितना हुआ, किस तरह लोग निकले, वो सारी तफसील इंशाल्लाह आपके सामने रखूँगा। अपना ख्याल रखें। अगले वीलॉग के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।